जब कोई बहुत पढ़ा लिखा आईएएस या आईपीएस अधिकारी एक 20 फुट लंबे रिमोट से चलने वाले नकली सांप को असली चमत्कार मानकर डर जाता है तो हैरानी होती है। और दूसरी तरफ देखिए तो दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री, मेरा मतलब है पेंटागन, एक एआई कंपनी से इसलिए कानूनी जंग लड़ने लगती है क्योंकि उन्हें इंसानों पर नजर रखने वाले हथियार चाहिए। हाँ, पहली नजर में ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं। मतलब एक तरफ नासिक के किसी गांव का अंधविश्वास है और दूसरी तरफ अमेरिका का हाईटेक वॉर रूम। ऐसा लगता है जैसे हम दो अलग-अलग सदियों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आमतौर पर हम इन चीजों को अलग अलग खानों में बांटकर देखते हैं कि अपराध अलग है, कला अलग है और तकनीक बिल्कुल अलग है। सही कहा। लेकिन आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम इन अलग-अलग दिखने वाले विषयों के बीच का वो अदृश्य धागा पकड़ने वाले हैं। हाँ, जो असल में एक ही डरावनी कहानी बुन रहा है, और वो कहानी है इंसानी दिमाग का हैक होना। गुफाओं की दीवारों पर खींची गई पहली रेखा से लेकर डार्क वेब के खौफनाक कमरों और दुनिया को खत्म कर देने वाले एआई तक। इंसान की चेतना कैसे काम करती है और उसे कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, आज हम इसी की परतें उधेड़ेंगे। और ये समझना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है ना? क्योंकि जब हम मानव चेतना, समाज के अंधविश्वास और सबसे उन्नत तकनीक के इस टकराव को करीब से देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी सोच को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हाईजैक किया जा रहा है। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस मामले से जिसने हाल ही में महाराष्ट्र में तहलका मचा दिया। नासिक का अशोक खरात, जिसे उसके भक्त कैप्टन बाबा या ज्योतिषाचार्य कहते थे। अरे हाँ, ये कोई आम ढोंगी नहीं था। जो स्रोत हमें मिले हैं उनके मुताबिक ये व्यक्ति मर्चेंट नेवी में काम कर चुका था। पूरी दुनिया घूमी थी उसने। हाँ, और 15 से 20 अलग-अलग भाषाएं बोलना जानता था। अपनी इसी भाषाई और मनोवैज्ञानिक चालाकी का इस्तेमाल करके उसने ज्योतिष और काले जादू का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी कुल संपत्ति लगभग 1500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो डेटा और पुलिस रिपोर्ट सामने आई हैं, वो किसी को भी सुन कर सकती हैं। इसके जाल में फंसने वाले लोग कोई अनपढ़ या असहाय लोग नहीं थे। बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े राजनेता, पुलिस ऑफिसर और यहाँ तक कि महाराष्ट्र महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष रूपाली चाकणकर से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक के नाम और तस्वीरें इसके साथ जुड़ी गईं। हाँ, और ये व्यक्ति अपने दफ्तर में लोगों को डराने के लिए कृत्रिम बुद्धि मतलब एआई वॉइस एप्स का इस्तेमाल करता था। ऐसा नाटक करता था जैसे कमरे में आत्माएं बात कर रही हों। और वो सांप, एक 20 फीट का रिमोट कंट्रोल वाला सांप रखा हुआ था। इसने एक जैन व्यापारी को पूरे 6 साल तक मछली खिलाई, ये कहकर कि ये समंदर का एक चमत्कारी समुद्री पौधा है जिससे उसका बिजनेस बढ़ेगा। अरे बाप रे, 6 साल तक? हाँ, और इन सब ड्रामे के पीछे इसका असली और घिनौना मकसद था महिलाओं का शोषण। डेट रेप ड्रग का इस्तेमाल करके इसने 58 से लेकर 300 तक अश्लील वीडियो बनाए और उन्हें पोर्न साइट्स पर बेच दिया। अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझें तो एक बहुत ही गहरी सच्चाई सामने आती है। ये सिर्फ पैसों की ठगी का मामला नहीं है, ये नाम और आस्था का दुरुपयोग है। वो कैसे? देखिए, प्राचीन साहित्य में अजामिल का एक प्रसंग आता है जहाँ केवल नारायण नाम रख लेने से मुक्ति की बात कही गई है, लेकिन वो एक रूपक था। हकीकत में धार्मिक चोला ओढ़ने से अपराध छुपता नहीं है। सही बात है। पढ़े लिखे लोगों का फंसना ये बताता है कि संकट के समय इंसान तर्क छोड़ देता है। जब कोई डर से कांप रहा होता है तो वो उस वेशभूषा को ही सच मान लेता है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे धर्म और आस्था को यहाँ एक मास्टर की तरह इस्तेमाल किया गया हो। मतलब एक ऐसी चाबी जो इंसान के दिमाग के उस सुरक्षा तंत्र को बंद कर देती है जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। दिमाग का वो फायरवॉल पूरी तरह शट डाउन हो जाता है और यहीं से एक व्यक्ति का अपराध समाज की सामूहिक बीमारी बन जाता है। हाँ, और जब लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग एक बड़े पैमाने पर खत्म होती है तो ये शोषण सिर्फ एक छोटे कमरे तक सीमित नहीं रहता, जो हमें सीधे हमारे अगले पड़ाव की ओर ले जाता है, डार्क वेब का नैतिक शून्य। एक ढोंगी बाबा द्वारा कुछ 100 लोगों को धोखा देने से बात जब वैश्विक स्तर पर पहुंचती है तो वो डार्क वेब बन जाती है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का वो मामला याद कीजिए, राम भवन और दुर्गावती नाम के 2 अपराधी। वो तो बहुत ही भयानक मामला था। स्रोत बताते हैं कि पूरे 10 साल तक 3 से 10 वर्ष की उम्र के 33 मासूम बच्चों का क्रूरता से शोषण किया गया। हाँ, और इन अपराधियों ने 2 लाख से अधिक वीडियो बनाए
और उन्हें डार्क वेब के जरिए दुनिया के 47 देशों में बैठे अज्ञात ग्राहकों को बेचा। 47 देश? मतलब ये कोई साधारण अपराध नहीं था। नहीं, ये सप्लाई और डिमांड का एक पूरा अर्थशास्त्र बन चुका था। और जब अदालत ने उन दोनों अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई तो उसे सत्यमेव जयते की बड़ी जीत माना गया। लेकिन यहां मैं एक बहुत ही तीखा सवाल उठाना चाहता हूं। क्या सच में यहां बुराई पर जीत हुई? आपका क्या मतलब है? देखिए, कानून ने सिर्फ सप्लाई की उस एक चेन को तोड़ा है। मतलब उन 47 देशों में बैठे उन अनजान खरीदारों का क्या, जो अपने स्क्रीन के पीछे छुपकर इस डिमांड को चला रहे हैं? हाँ, बात तो सही है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी जहरीले पेड़ की सिर्फ एक टहनी काट दी गई हो, जबकि उस पेड़ की जड़ें अभी भी 47 देशों में गहराई तक फैली हुई हैं। जब तक वो मांग जिंदा है, ये अपराध खत्म कैसे होगा? अगर हम इस मुद्दे को एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समझ आता है कि दुनिया एक गहरे नैतिक शून्य का सामना कर रही है। इतिहास गवाह है कि महाभारत या 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाज में एक ऐसा ही भयानक नैतिक खालीपन आ गया था। मॉरल वैक्यूम। बिल्कुल। आज कहने को तो दुनिया भर में 300 से अधिक धर्म हैं, लेकिन डार्क वेब पर जाने के बाद लोग अपने धार्मिक लबादे उतारकर सिर्फ एक अधर्म के रंग में रंग जाते हैं। या न्याय केवल सतही है। ये सच में विचलित करने वाली बात है। लेकिन ये सड़ी हुई मानसिकता आखिर बनती कैसे है? इसका जवाब कला और ज्यामिति के इतिहास में छिपा है। ज्यामिति? मतलब रेखाओं और आकृतियों का इतिहास? हाँ, स्रोतों में चित्रकार कला के दार्शनिक विश्लेषण पर चर्चा की गई है। बताया गया है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक साधारण रेखा से लेकर आज के मॉडर्न मल्टीप्लेक्स में चलने वाली 3D फिल्मों तक का सफर कैसे तय हुआ। अच्छा, एक बहुत पुरानी कहावत है कि चरित्र से चित्र बनते हैं और चित्रों से चरित्र। बिल्कुल। इस संदर्भ में राजा रवि वर्मा का ऐतिहासिक प्रभाव समझना बहुत जरूरी है। 1904 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। उन्होंने रामायण और महाभारत को एक विजुअल फॉर्म दिया था। हाँ, उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप की धार्मिक कल्पनाओं को एक ही सांचे में ढाल दिया। रवि वर्मा ने जो किया वो चित्रों के माध्यम से सामूहिक चेतना का मानकीकरण था। और आज के वीडियो और फिल्में क्या हैं? वे केवल पिक्सेल्स और रेखाओं का एक तेज गति वाला स्वरूप है। सही कहा। और वे पिक्सेल्स हर सेकंड हमारे अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे हैं। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। अगर हम श्री कृष्ण के उस कथन को माने कि जिसको मन में बसाओगे वैसा ही बन जाओगे, तो क्या आज के इस दौर में हमारा खुद का कोई स्वतंत्र विचार बचा भी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब, या फिर हम सिर्फ उन एल्गोरिदम की कठपुतलियां हैं जो हमें लगातार रील और वीडियो परोस रहे हैं? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हमारा अवचेतन मन स्पंज की तरह है। वो लगातार इन छवियों को सोख रहा है। जब समाज हिंसक या विकृत सामग्री जैसे डार्क वेब की वीडियो या सनसनीखेज खबरें लगातार देखता है तो सामूहिक चरित्र का पतन निश्चित है। हाँ, एल्गोरिदम को हमारी नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं, उन्हें सिर्फ एंगेजमेंट से मतलब है। और अगर स्क्रीन आम इंसान का चरित्र कर रही है तो सबसे उन्नत तकनीक यानी AI दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की रणनीतियां गढ़ रही हैं। और यहीं से शुरू होता है एक नया वैचारिक युद्ध। आप 14 मार्च 2026 की उस घटना की बात कर रहे हैं ना? अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन और दिग्गज AI कंपनी एंथ्रोपिक के बीच का टकराव। हाँ, स्रोतों के अनुसार ये बहुत ही खौफनाक विवरण है। जुलाई 2025 में पेंटागन और एंथ्रोपिक के बीच $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और फिर अचानक 5 मार्च 2026 को पेंटागन ने उसे रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया गया। हाँ, और ये एक ऐसा टैग है जो अमेरिका आमतौर पर विदेशी दुश्मनों जैसे चीन या रूस के लिए इस्तेमाल करता है। अपनी ही कंपनी पर यह टैग लगाना बहुत बड़ी बात थी। और इस विवाद का कारण क्या था? सरकार की मांग थी कि मास सर्वेलेंस यानी बड़े पैमाने पर जासूसी और पूरी तरह से स्वायत्त घातक हथियारों के लिए AI का इस्तेमाल हो। स्वायत्त घातक हथियार मतलब ऑटोनॉमस वेपन्स जो खुद तय करें कि किसे मारना है। एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदे ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। और उनका इनकार बहुत जरूरी था, क्योंकि एक तरफ AI हेलुसिनेशन का तकनीकी डर है। मतलब AI के पास जब जानकारी नहीं होती तो वो आत्मविश्वास के साथ झूठ कर लेता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? मतलब ये तो कुछ वैसा ही है जैसे आप एक बहुत ही शांतिप्रिय इंसान को अपने घर का गार्ड रखें और फिर उसे एक स्नाइपर राइफल देकर कहें कि बिना सोचे गोली चला दो। बिल्कुल। AI अभी सत्य नहीं जानता, वो सिर्फ अनुमान लगाता है। इससे एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है। ये एल्गोरिदमिक एस्केलेशन का खतरा है।
आज दुनिया भर की राजनीति धार्मिक भविष्यवाणियों से भी जुड़ी है। जैसे यरूशलेम का मुद्दा। हाँ, यरूशलेम की 35 एकड़ भूमि को लेकर 3 बड़े धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम के बीच आर्मगेडन और कयामत जैसी प्राचीन भविष्यवाणियां हैं। और ट्रंप या नेतन्याहू जैसे नेता खुद को मसीहा का साधन मान रहे हैं, है ना? सही कहा। जब राजनेता प्राचीन धार्मिक भविष्यवाणियों को सच करने के लिए युद्ध लड़ रहे हों और उन्हें बिना इंसानी दखल वाले ऑटोनॉमस वेपन मिल जाएं, तो यह दुनिया के अंत यानी सिंगुलैरिटी की शुरुआत हो सकती है। ये सच में डरावना है। तो इस विनाशकारी सिंगुलैरिटी और इस एआई युद्ध को रोका कैसे जाए? क्या कोई तकनीकी समाधान है? दिलचस्प बात यह है कि इसका समाधान किसी नई तकनीक में नहीं, बल्कि हमारी खुद की जड़ों और एक बहुत ही गहरे रूपक में छिपा है। आप स्रोत सामग्री में दी गई उस तस्वीर की बात कर रही हैं, वो 12 वर्ष की बच्ची जो स्मार्टफोन पर खड़ी है और जिसके कई हाथ हैं, दुर्गा के रूप की तरह। हाँ, बिल्कुल। और उसके साथ जो सूत्र जुड़े हैं, जैसे रोटी, शिक्षा, ध्यान, बलवान, धैर्यवान, विवेकवान, दयावान, गुणवान। और ये है कि अगर 12 वर्ष से कम उम्र की बेटी को दुर्गा समझकर ये शिक्षा दी जाए, तो वो ऐसे भविष्य का निर्माण करेगी जहां एआई एक साथी होगा, स्वामी नहीं। मतलब ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक मॉरल वेब बनाने का धर्म मंथन है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। असली शक्ति एल्गोरिथम में नहीं, बल्कि उस चरित्र में है जो हम आने वाली पीढ़ी में डाल रहे हैं। तो ये लड़ाई इंसान बनाम मशीन की नहीं है, ये डार्क वेब की मांग, लालच और युद्ध की मानसिकता के खिलाफ मॉरल वेब की करुणा, न्याय और शिक्षा की लड़ाई है। हाँ, और डार्क वेब की उस मांग को केवल मनोवैज्ञानिक और नैतिक स्तर पर इम्पल्स कंट्रोल से ही मारा जा सकता है, जैसे सांसों का ध्यान और सहानुभूति। तकनीकी बैन से ये नहीं रुकेगा। एकदम सही। लेकिन इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो स्रोतों की नींव पर आधारित तो है, लेकिन अब तक हमने उस पर सीधी बात नहीं की है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, सुनने वालों के लिए एक डरावना और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। हमने ये तो समझ लिया कि इंसानी राजनेता धार्मिक भविष्यवाणियों को सच करने के लिए एआई हथियारों की मांग कर रहे हैं। हाँ, आर्मगेडन और कयामत जैसी भविष्यवाणियां। लेकिन क्या होगा अगर कल को ये असीमित, बिना रेड लाइन वाला डार्क एआई खुद इंटरनेट पर मौजूद इन इंसानी ग्रंथों और भविष्यवाणियों को पढ़कर हेलुसिनेट करने लगे? अरे बाप रे! क्या होगा अगर एआई खुद ये मान बैठे कि उसे दुनिया को खत्म करने की प्राचीन भविष्यवाणी पूरी करनी है और वो खुद को ही मसीहा समझने लगे? अगर ऐसा हुआ तो मशीन को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। वही तो, उस दिन इस मशीन को कौन सा मॉरल वेब रोक पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से सोचना होगा। बिल्कुल, ये विचार सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो इसी विचार के साथ अगली बार अपनी स्क्रीन पर कुछ भी देखने या क्लिक करने से पहले एक पल रुककर जरूर सोचें कि आप अपने भीतर कौन सा वेब बुन रहे हैं, डार्क वेब या मोरल वेब।